अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे अब एग्जाम्पल 2.4 और एग्जाम्पल 2.5 इसी जो आपका कॉलम्स एंड स्ट्रट्स का चैप्टर है उसका जो है वो इन दोनों को हम शुरू करेंगे आज। ठीक है, फिर इसके हवाले से कोई भी क्वेरीज़ होंगी आपकी तो वो हम जूम सेशन पे इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। तो देखें एग्जाम्पल 2.4 में यहाँ पे कहा है पहले कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रट है जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है और इसका एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, स्टील की बनी हुई है ये। तो 50 mm वाइड है और 100 मिलीमीटर्स डीप है। ठीक है, यानी 50 mm वाइड कुछ इस तरह की है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये इस तरह की ये एक स्ट्रट है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस जो दिया हुआ है ना, न्यूट्रल एक्सिस, उसके अलोंग जो डायमेंशन है इसकी वो इसकी विड्थ है और जो उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो उसकी डेप्थ है, यानी कितनी ये डीप है। ठीक है, और लंबाई इसकी थर्ड डायमेंशन जो आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टली। वापस चलते, इज़ माउंटेड विद पिन्ड एंड्स। इसका ये आपको किस चीज़ की तरफ हिंट दी है? पिन्ड एंड्स, यानी जब आप यूलर लोड निकालेंगे या ऑयलर लोड जो भी आप कहते हैं उसको, तो उसके क्योंकि हर उसके लिए एंड्स के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, तो आप दोनों एंड्स अगर पिंड हो तो उसका वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। फिर आपको ये बता दिया कि द स्ट्रट कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रट है इस पर जो एक्सियल लोड लग रहा है, तो एक्सियल लोड ही आपको पता है कि वो जो आप पी लेते हैं, लोड को हम पी लिखते हैं ना, तो वो स्ट्रट्स और कॉलम्स के लिए एक्सियल ही होता है। एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस। ठीक है, जबकि एक और आपको लेटरल लोड बता दिया। लेटरल लोड का मतलब होता है ट्रांसवर्स लोडिंग, ऐसी लोडिंग जो एक्सियल के परपेंडिकुलर लग रही होती है, तो उसको हम ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं या लेटरल लोडिंग बोलते हैं। तो वो आपको 5 किलो न्यूटन पर मीटर बता दिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ की वो लोडिंग बता दी आपको। और फिर आगे बता दिया है कि जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो 200 गीगा पैस्कल है या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमिन द मैक्सिमम स्ट्रेस सेट अप इन द स्ट्रट, तो यानी आपसे सिग्मा मैक्स पूछ रहे हैं यहाँ पे। और मज़ीद आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप सिग्मा मैक्स तो निकालें ही निकालें, फिर अपना जो रिज़ल्ट है उसको पेरी के मेथड से वेरीफाई भी करें, अप्रॉक्सीमेटली चेक भी करें उसका जो आपका आंसर आएगा उसको। और वो फार्मूला आपको सवाल में दिया हुआ है, पेरी का फार्मूला, कि मैक्सिमम जो यहाँ पे मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट का फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट का बेसिकली एक ताल्लुक़ होता है सिग्मा मैक्स से, तो वो अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे फार्मूला। यहाँ मैक्सिमम मोमेंट जो है वो इन्होंने बताया है एम नॉट टाइम्स पी ई अपॉन पी ई माइनस पी। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें करना ये है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट में इन्होंने इक्वेशन 2.34 जो यूज़ की है वो मैक्सिमम, ये जो कैपिटल एम लिखा हुआ है ये मोमेंट है। ठीक है ना, इसमें जो फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल एम मैक्स लिखा हुआ है ये मोमेंट है, लेकिन स्ट्रेस और मोमेंट का एक रिलेशन है यहाँ पे शो हुआ है दरमियान में। ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि सिग्मा मैक्स इज़ इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम वाई अपॉन आई। ठीक है, इसलिए आप एम निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एम नहीं निकालेंगे तब तक आपका सिग्मा मैक्स नहीं आएगा। और बाकी सारी चीज़ें निकालना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बल्कि कुछ तो आपको दी हुई हैं, मिसाल के तौर पे पी, जैसे कि लोडिंग जो है एक्सियल। अब इसमें ये जो इक्वेशन है उन्होंने 2.34 यूज़ किया है। ठीक है, 2.34 इक्वेशन उन्होंने यूज़ किया है। इसमें W अपॉन एन स्क्वायर इंटू सेक एन एल अपॉन 2-1। अब इसमें जो एन स्क्वायर एक चीज़ है, ये एन स्क्वायर कोई मतलब फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक बड़ी सी टर्म को रिड्यूस करके उन्होंने एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, यानी P अपॉन ई आई, इस पूरी चीज़ को जो है वो एन स्क्वायर कह दिया। वरना आप चाहते तो ये पूरी चीज़ वहाँ ऊपर एम मैक्स की इक्वेशन में लिख देते। खैर, तो इसमें से आपने एन स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। इसमें P क्या है, वही आपके पास जो एक्सियल लोडिंग दी हुई थी, नीचे कैपिटल E जो है वो मॉड्यूलस है जो कि आपको गिवन है 200, और साथ में गीगा का क्योंकि मतलब होता है फिज़िक्स में 10 की पावर 9, तो आपने पुट कर दी। और साथ ही साथ फिर आपको क्या निकालना है,
आई यानी सेकंड मोमेंट। तो फिर से वही वाली बात, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो बी एच क्यूब अपॉन 12 जब आप करेंगे बी एच क्यूब अपॉन 12, तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस होती है वो हम कौन सी लेते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट आप निकाल रहे हैं उस एक्सिस के जो पैरेलल साइड होती है वो आपकी बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस इन्होंने ली है वो 50 mm ली है। 50 mm क्यों ली है, यहाँ पे आके देख लें, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि 50 mm वाइड है यानी विड्थ। तो विड्थ आपको यहाँ पे जो दी हुई है ये न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल जो साइड है वो क्या है, विड्थ है, जबकि जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, डेप्थ है। तो लिहाजा विड्थ यहाँ पे उस एक्सिस के पैरेलल है जिसके अबाउट आप एरिया के मोमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो लिहाजा आपने जब बी एच क्यूब अपॉन 12 लगाया तो बेस आपने ले ली 50, और साथ ही साथ आप इनके, ये बहुत डायरेक्ट इन्होंने किया हुआ है, आप इनको मत देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे 50 और मिली की जगह 10 की पावर -3। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बेस हो गई। फिर h का क्यूब, h का मतलब क्या है, यहाँ पे वो वाली साइड जो कि न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वो क्या है, डेप्थ, तो वो 100 मिलीमीटर है। तो 100 और मिली, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, और पूरे पे क्या हो जाएगा, क्यूब, तो 10 की पावर -3 पे जो क्यूब है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने तो डायरेक्ट कर दिया, आप जो है वो अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। और नीचे जो 12 होगा बी एच क्यूब अपॉन 12 का जो 12 होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो वो 12 इन्होंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे इस जगह। आप जो है करेंगे तो आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें, यहाँ बहुत डायरेक्ट किताब वालों ने लिखा हुआ है, तो ऐसे कि आप अगर एकदम से देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। आगे चलते हैं, इससे क्या हुआ, आपको पता चल गया। अब जब n स्क्वायर पता चल गया तो फिर आप क्या, कैपिटल M मैक्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, फिर एक चीज़ ये कि यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि सेक का फंक्शन है, कैपिटल M मैक्स के अंदर सेक का फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बेहतर ये है कि NL/2 को भी आप साथ ही साथ कर लें और इसका सेक भी निकाल लें। ठीक है, तो इन्होंने NL/2 को साथ ही साथ कर लिया है कि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ 2.5 यहाँ पे, और नीचे 2 है तो 2 लिखा हुआ है। फिर क्योंकि आपने n का स्क्वायर अभी निकाल लिया 0.144, तो सिर्फ n की वैल्यू क्या होगी, √0.144। ठीक है, इस जब पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इतने रेडियन आ रहा है, 0.474। अब ये आप कैलकुलेटर पे अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे, सारी चीज़ें पुट कर लेंगे आप, w को, n स्क्वायर को, और फिर सेक आगे जो भी NL/2 की यहाँ पे वैल्यू आई है 0.474, वो आप पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये कि किसी को अगर ये हो कि भाई w क्या था, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि w बेसिकली ये लेटरल लोडिंग होती है। लेटरल लोड को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, तो किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो आप 5 × 10 की पावर 3 लेंगे, तो यहाँ भी इन्होंने यही लिया है। ठीक है, इसके ज़रिए आपने क्या किया कि मैक्सिमम मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4.3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर्स। फिर इसके बाद जो फार्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेस का, उसमें बेसिकली आपके पास दो स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, एक जो कि आपका जो एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है उसके रेस्पेक्ट से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, प्लस दूसरा जो कि बेंडिंग की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे P/A प्लस My/I पूरा लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसमें P/A में जो P है वो कौन सी लोडिंग होगी, एक्सियल लोडिंग, क्योंकि एक्सियल लोडिंग हमारे पास होती ही किसमें, जब भी स्ट्रट्स और कॉलम्स आप पढ़ते हैं तो उसमें एक्सियल लोडिंग आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो नीचे एरिया, अब एरिया की जब आप बात करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, कॉलम का, या जो स्ट्रट की बात हो रही है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे किस तरह का है, वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी जो है उसकी डायमेंशंस आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर में मैंने शो किए हैं, और यहाँ पे आपको बताई हैं बाकायदा मिलीमीटर्स में कि 50 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर। तो इसको आप मीटर में दोनों को कन्वर्ट करेंगे और नीचे एरिया आ जाएगा। ठीक है, P ऊपर लोडिंग आ गई, कौन सी,
एक्सियल लोडिंग, नीचे आपके पास एरिया आ गया। फिर आगे एम वाई अपॉन आई जो लिखा हुआ है, इसमें आपके पास कैपिटल एम जो है वो तो आप अभी निकाल चुके हैं, 4.3 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल 3। आगे आपके पास है वाई, तो ये सुन लीजिए, ये जो वाई होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस से लेके और उसकी पैरेलल जो साइड है वहाँ तक का फासला होता है। तो अब आप खुद गौर करें कि न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल कौन सी साइड है, क्या ये विड्थ है या डेप्थ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल जो साइड है वो विड्थ है, ठीक है, विड्थ, डेप्थ नहीं है, विड्थ है। तो अब ज़रा आप ये देखें कि जो इसके परपेंडिकुलर साइड होगी यकीनन वो क्या होगी, परपेंडिकुलर वाली जो साइड होगी वो डेप्थ होगी, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऊपर वाली ये डायमेंशन से लेके न्यूट्रल एक्सिस का जो फासला है, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाली जो से लेके जो न्यूट्रल एक्सिस का फासला है वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि भाई सिंपल सी बात है कि ये जितनी इसकी डेप्थ दी हुई है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है डेप्थ, उसका आप आधा कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने ये किया है कि जो आपको डेप्थ दी हुई थी, डेप्थ यहाँ पे कितनी दी हुई थी, 100 मिलीमीटर्स डीप दिया हुआ था, यहाँ पे सवाल में लिखा है 100 मिलीमीटर्स डीप। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, तो 100 मिलीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मिलीमीटर्स हो जाएगा। तो 50 मिलीमीटर्स देखें इन्होंने यहाँ पे पुट किया है। 50 मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर्स, ठीक है। कैपिटल एम आपने पुट कर दिया, वाई आपने पुट कर दिया, आगे जो 12 लिखा हुआ है उसको अभी भूल जाएं, क्योंकि नीचे जो आई लिखा हुआ है अगेन वो bh³/12 है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है हमारे पास। तो फिर से अब यहाँ पे जो कैपिटल आई है जो आप निकाल रहे हैं, तो दोबारा से इन्होंने वही किया है, bh³/12, इसमें बेस क्या है, अगेन हमारे पास विड्थ, और जो h है वो क्या है हमारे पास, डेप्थ। तो h पे क्यूब अपॉन 12, तो डिनोमिनेटर का 12 जो है वो न्यूमरेटर में चला गया। और बाकी जब आप प्रीफिक्सेस पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि h पे क्यूब है तो वो मिली पे भी क्यूब आ जाएगा, या जो b है उसके साथ भी मिली है तो 10⁻³ और 10⁻⁹ मिल के 10⁻12 बन जाएंगे। आप सिंप्लीफाई ठीक से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो इट वुड बी वेरी ईजी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेंगे जो इन्होंने कैलकुलेट किया है 75.6 मेगा पैस्कल्स या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इन्होंने फिर ये कहा था कि इसको आप पेरी के फॉर्मूले से वेरीफाई करें, ठीक है। आपने तो निकाल लिया कि आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो इतना आ रहा है, लेकिन अब आप पेरी के फॉर्मूले से अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपने जो निकाला है आया वो दुरुस्त है या उसमें गड़बड़ है। तो आगे देखें इन्होंने पेरी का मेथड यूज़ किया है, ठीक है। फिर ये जो इसमें पेरी के मेथड में कैपिटल एम नॉट वैल्यू दी हुई है, ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लेटरल लोड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है WL²/8। तो W आपको पता है, लेटरल लोडिंग आपको बताई हुई है, लेंथ आपको पता है, तो आप एम नॉट निकाल लेंगे। ऑयलर लोड आप बोथ एंड्स पिंड के लिए जो फार्मूला यूज़ हुआ है किताब में वो आप यूज़ कर लेंगे कि π² कैपिटल E कैपिटल I अपॉन L², ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आप I भी निकाल चुके हैं, कैपिटल E और कैपिटल L आपको गिवन है। तो आपके पास क्या आ गया, ऑयलर लोड भी आ गया। अब आप जब कैपिटल एम मैक्स पेरी के फॉर्मूले में इन सबको पुट करेंगे तो देखें दोबारा से हमारे पास आंसर जो है वो 4.3 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल 3 न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जैसे ये मैक्सिमम मोमेंट है, मोमेंट का या टॉर्क का बचपन में आप फिज़िक्स में भी पढ़ते थे, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि आप बोलते थे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो इन्होंने यूनिट क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर। तो नीचे लिहाजा लिखा हुआ है कि इस केस में जो है वो अप्रॉक्सीमेट मेथड से जो आंसर मिला मैक्सिमम BM का, और जो हमारे पास हमने पेरी के फॉर्मूले से भी जो है वो आंसर चेक किया तो 75.6 ये चीज़ यहाँ पे आ रही थी, सिग्मा मैक्स की वैल्यू, तो वो यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल हो गई 2.4, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, दैट इज़ 2.
ये एक सर्कुलर स्टील स्ट्रट की है जो कि अंदर से हॉलो है, ठीक है। तो हॉलो है क्योंकि अंदर से, तो यकीनन इसका कोई आउटर और इनर डायमीटर इन्होंने दिया होगा। फिर आगे इन्होंने एक बात ये बता दी कि इसके एंड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। और आई होप कि अब आपको ये बात समझ आती होगी कि एंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है, ऑयलर लोड के लिए दी जाती है। इसकी लेंथ बता दी आपको 2 मीटर, इसका आउटसाइड डायामीटर आपको बता दिया है 100 मिलीमीटर्स और इसका इनसाइड डायामीटर आपको बता दिया है 80 मिलीमीटर्स। तो आप अपने पास नोट करते जाएं कि कैपिटल एल क्या दिया हुआ है और आउटसाइड डायामीटर को आप डी.ओ. लिख दें, इनसाइड डायामीटर को आप डी.आई. लिख दें, ठीक है। फिर आप उनको एसआई यूनिट्स में भी अपने पास आगे डाटा में कैलकुलेट करके लिख लें। फिर कह रहे हैं assuming that before loading there is an initial sinusoidal curvature of the strut with a maximum deflection of 5 millimeters, determine the maximum stress set up due to a compressive end load of 200 kilonewton। कैपिटल ई की वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा, इसमें कह ये रहे हैं कि एक ये जो हॉलो सर्कुलर स्टील स्ट्रट है, इसमें पहले से, इनिशियल का मतलब शुरुआत से, एक साइनोसॉइडल कर्वेचर है, यानी एक कर्वेचर है, कर्व है इसमें। और कैसा? साइनोसॉइडल इन नेचर। एक साइन वेव होती है ना, बचपन में आप कभी जो है वो इंटर की मैथमेटिक्स में साइन का ग्राफ बनाते थे, या फिर वो कभी जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता था तो उसका जब ग्राफ बनाते थे ईएमएफ का, तो वो भी एक साइनोसॉइडल आता था वेव, ठीक है। एक यानी समझ लें हॉरिजॉन्टल एस जैसे होता है, बिल्कुल इस तरह, ऐसा ये एक साइनोसॉइडल वेव होती है। तो हम हर साइनोसॉइडल वेव को कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो हम उसको साइन की फॉर्म में, या फिर अल्टरनेट जो है वो कोसाइन होता है, क्योंकि साइन और कोसाइन जो है वो इनका आपस में रिलेशन होता है, तो हम दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि इसमें पहले से एक इनिशियल कर्वेचर था और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो थी वो 5 मिलीमीटर्स थी। तो इसमें जो हम इनिशियल अगर कर्वेचर होता है तो उसमें जितनी भी डिफ्लेक्शन होती है मैक्सिमम, उसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कि यहाँ पे कहीं दिया होगा, ये रहा, तो आप अपने पास डाटा में नोट कर लें, ये रहा डेल्टा नॉट कितना है 5 मिलीमीटर्स। चाहे तो आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी मिली का मतलब 10⁻³ फिर आपको मज़ीद कह रहे हैं कि आप पता करें मैक्सिमम स्ट्रेस। दोबारा से आपको सिग्मा मैक्स पता करना है, ठीक है। और ड्यू टू कंप्रेसिव एंड लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन, इस दफ़ा जो एक्सियल लोड है वो कंप्रेसिव लोड है और वो कितना है 200 किलोन्यूटन। और आपके पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है कैपिटल ई, वो आपको 208 गीगा पैस्कल या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी साइन का फंक्शन होती है या कोसाइन का फंक्शन होती है, तो ये एक तरह से बिहेव करते हैं कि एक वेव फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि आपकी किताब वालों ने इसका साइन का एक ऑल्टरनेट हमारे पास होता है, एक तो साइनोसॉइडल है, एक होता है कोसाइन। क्योंकि साइन और कोसाइन का आपस में ताल्लुक़ है, तो इन्होंने कोसाइन के फंक्शन से इसको लिंक कर दिया है कि ये कह रहे हैं वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब ये है कि जो भी रेफरेंस है, जहाँ से भी आप लेना चाह रहे हैं, जिस पोजीशन पे भी खड़े हुए हैं इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर हॉलो स्ट्रट में, तो वो आप उस डिफ्लेक्शन को एट एनी पोजीशन वाई नॉट, वो आप रिलेट कर सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा नॉट से बाय दिस कोसाइन फंक्शन कॉस पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब इससे हमें अब ये ना जनरलाइज फॉर्म बताई हुई है। अब ये को रट्टे मारने वाली बात, अब कहने को तो आप रट्टा भी मार सकते हैं इसका, लेकिन अगर इसको आप गौर से ज़रा पिक्चर को देख लेंगे और आपको ग्राफ वगैरह भी समझने अच्छे आते थे तो आपको पता चल जाएगी बात। देखें भाई, ये x जो है ना, x वो हॉरिजॉन्टल आपकी वैल्यू है, और किसी भी हॉरिजॉन्टल वैल्यू पे y की जो भी वैल्यू होगी वो क्या है, वाई नॉट है, ठीक है। तो देखें, अगर हम सेंटर से लें, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो सेंटर से अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो सेंटर से जितना भी आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे x की वैल्यू बदलेगी। तो यानी सेंटर पे x की वैल्यू क्या है, 0। तो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, पाई एक्स अपॉन एल, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है, कैलकुलेटर पे अगर आप टाइप करें कॉस ऑफ 0 इज़ 1। तो यानी आप कहेंगे कि इस पोजीशन पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो इनिशियल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बराबर ही होगी, यानी वाई नॉट डेल्टा नॉट के बराबर ही है। तो आप चेक करें सेंटर में डिफ्लेक्शन कितनी है, डेल्टा नॉट।
इनिशियल पहले से जो यहाँ शो हुई है। अगर आप गौर करें कि भाई अगर लेट से, क्योंकि इस पूरी की लंबाई कैपिटल एल है और हम बढ़ते बढ़ते एक्स की वैल्यू लेट से L/2 तक चले जाते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो तो आप तो विद रेफरेंस टू सेंटर ले रहे हैं ना, तो आप मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हैं, या तो राइट वर्ड L/2 या लेफ्ट वर्ड L/2। तो लेट से राइट वर्ड अगर आप L/2 गए और आपने एक्स की जगह L/2 पुट कर दिया, तो ऊपर वाले L से नीचे वाला L कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, π/2। तो आप मुझे बताएं cos π/2 क्या होता है। cos π/2 का मतलब cos 90, एंड cos 90 इज ऑलवेज जीरो। तो जब cos 90 जीरो है, इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप चेक करें दोनों एंड्स पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे रट्टे मारने वाली जनरलाइज फॉर्मूले मैथमेटिक्स में बनाए जाते हैं, ये कोई नया तरीका नहीं है। तो ये आपको पहले से बताया हुआ है, हो सकता है ये बस बताया हुआ है आपके, शायद इसमें कोई इतना सॉल्यूशन नहीं इतना। फिर यहाँ पे किसी भी डिफ्लेक्शन डेल्टा का, जो कि आप वाई नॉट भी कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा नॉट से एक रिलेशनशिप है, जो कि आप इस बुक की थ्योरी में, बल्कि इसी चैप्टर में शुरू में आप समरी में भी देख सकते हैं, ये लिखा होगा फॉर्मूला। इसमें PE वही ऑयलर लोड है और नीचे जो P है वो लो एक्सियल लोड है जो अप्लाई हो रहा है। फिर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट, लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो ये लोड को हम जब इससे, जो कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे डेल्टा से शो हुई है डिस्प्लेसमेंट, इससे मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा, इस पूरी चीज़ से आप P को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। ऊपर वाली जो चीज़ है इससे आप अगर P को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, आपके पास बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्योंकि एंड्स फिक्स्ड हैं तो आपने ऑयलर का वही वाला फॉर्मूला लगाना है, π² EI/L²। अब इस केस में ये याद रखिएगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन, और सर्कुलर भी कैसा, हॉलो है ये स्ट्रट। तो हॉलो में हमेशा, हॉलो सर्कुलर स्ट्रट के लिए I का फॉर्मूला होता है, लिख लें अपने पास कहीं, π/64, अपने पास कहीं नोट कर लें आप, ये आप लोग ये कि π/64 DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4। DO मतलब आउटसाइड डायमीटर की पावर 4 माइनस DI यानी इनसाइड डायमीटर की पावर 4। तो वही देखें इन्होंने किया हुआ है, आप वो जो प्रीफिक्सेस हैं मिली वगैरह उसको वैसे जो हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो आपके पास कैपिटल I की वैल्यू आ जाएगी। फिर ऑयलर लोड का जो आपने फार्मूला अभी यूज़ किया है π/L², उसमें आप सारी देंगे, प्लग इन कर देंगे तो आपके पास ऑयलर लोड आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मेगा न्यूटन में आए, हो सकता है आप न्यूटन में निकाल लें, उन्होंने मेगा न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसके फॉर्मूला कुछ आप पुट करेंगे, क्या कि आपको P भी पता है, डेल्टा नॉट तो सवाल में दिया हुआ था 5 mm, और ऑयलर लोड जो है आपका वो आपने निकाल लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। फिर मैक्सिमम हम जो है वो P/A प्लस My/I यूज़ कर रहे हैं, तो P जो है वो एक्सियल लोड आपको गिवन था सवाल में, चेक कर लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 200 किलो न्यूटन, तो वो 200 और 10 की पावर 3 ले लिया होगा, ठीक है। अपॉन एरिया, तो एरिया यहाँ पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं जब भी हॉलो होता है, तो फार्मूला यूज़ करते हैं π/4 और DO² माइनस DI²। तो वो π/4 का जो डिनोमिनेटर 4 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ न्यूमरेटर में आ गया है, ठीक है। फिर आगे प्लस My/I है, तो M आपको पता है, ठीक है। कैपिटल, अच्छा कैपिटल नहीं, स्मॉल y जो वैल्यू है ये आपको पता है, और नीचे जो I है ये भी आप निकाल चुके हैं, और इस तरह जो है वो आपने कैलकुलेट करके, अच्छा यहाँ पे चाहें तो चेक कर लें कि फाइव mm जो y की वैल्यू जो दी हुई है, जो आपने डिफ्लेक्शन निकाली है वही जो सवाल में दी हुई थी मैक्सिमम डेल्टा नॉट, वही क्या है यहाँ पे स्मॉल y की वैल्यू है, ये शो हुई हुई, ये सर्कुलर है, तो आप नहीं कर सकते कि रेडियस वेडियस मत ले लीजिएगा, ठीक है। I जो है वो वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला यहाँ पे,
वो उठा के आपने यहाँ पे पुट कर दिया इस जगह, ठीक है। और इस तरह आपने जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। तो मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आए, और इन्होंने फिर 10 की पावर 6 को अलहदा करके उसको मेगा कह दिया, ठीक है। सो आई होप ये 2 प्रॉब्लम्स आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूले हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं, और किस जगह क्या चीज़ यूज़ हो रही है। बस सर्कुलर में कोई सर्कुलर वाला अगर क्रॉस सेक्शन है तो उसमें रेक्टेंगुलर का वो मत लगा दीजिएगा कि BH³/12 पता चला लगा रहे हैं, तो भाई वो रेक्टेंगुलर के लिए है। सर्कुलर के लिए जो फार्मूला बताया है वहाँ आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। बाकी कोई आपको सवाल होगा, क्वेरीज होंगी, तो वो हम इंशाल्लाह ताला जूम के सेशन में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।